प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं द लेसन बुक यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको 9 और 10 की गणित मैं पढ़ाता हूँ, आपको नजर आऊँगा। और आज है कक्षा 9वीं की गणित का पहला चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये हमारा पहला चैप्टर है गणित का, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो इसमें इस प्रश्नावली को चालू करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना है। अगर आप इन बिंदुओं पर ध्यान देते हैं तो आई एम श्योर कि आप प्रश्नावली के एक भी प्रश्नों को बिना किसी से पूछे, बिना किसी हल के अपने आप हल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला बिंदु है संख्या पद्धति का। हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को सामान्यतः n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को n से प्रदर्शित किया जाता है। इसको दर्शाने के लिए n का उपयोग किया जाता है शॉर्ट रूप में। इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। सबसे पहले नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं जिनकी सहायता से हम गिनती करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए कि इस लाइन में या इस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, तो सामान्यतः लोग 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनना स्टार्ट करेंगे। तो जिन संख्याओं की मदद से हम गिन रहे हैं उन्हें ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7। और ये प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं। परिभाषा इसके लिए गिनती करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं की सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 ये अनंत तक चलती जाएंगी। प्राकृतिक संख्याओं में अगर ये अनंत तक जा रहे हैं तो इस केस में यहाँ पर सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं कि अनंत तक जा रहे हैं, अपरिभाषित है। तो जब बहुत दूरी तक जाती हैं, हमें पता ही नहीं कि कितनी दूर तक गई हुई है, सबसे लास्ट अंक कौन सा है, तो उसमें कोई बड़ा नहीं हो सकता, सबसे छोटा हो सकता है। सबसे छोटा क्या है? एक। प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या एक, सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं। लेकिन यदि एक निश्चित आंकड़ा दिया हो, जैसे ये मान लिया जाए कि ये 7 तक ही लिखा हुआ है, तो भी ये समूह प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहलाएगा। तो इस अवस्था में यहाँ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 7 है। इसी तरह अगर 100 तक गया होता तो उस केस में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 100 होती है। तो हमने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्या क्या है। गिनती करने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाटा इनफाइनाइट तक। इसकी परिभाषा इस तरह से लिख लेते हैं। हमारा दूसरा बिंदु है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। इनको दर्शाने के लिए हम W का इस्तेमाल करते हैं, W। अब ये होल नंबर्स क्या है? प्राकृतिक संख्या तो समझ में आ गया कि जिनकी सहायता से गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। होल नंबर क्या है? बड़ा ही आसान है। यदि जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है इसमें हम शून्य को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम यदि शून्य को शामिल कर दें तो जो नया समूह प्राप्त होगा वो प्राकृतिक संख्याओं का वो पूर्ण संख्याओं का समूह होगा। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो जो नया समूह प्राप्त होगा उसे हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्राकृतिक हमारी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये भी इनफाइनाइट तक ही चलेंगे। ये जो समूह लिखा हुआ है ये है, देखिए अगर हम शून्य को हटा दें तो ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। अगर शून्य आ जाए तो ये सारी क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। शून्य सहित प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखते हैं, इसको w से लिखते हैं। हमने दो बिंदुओं पे चर्चा कर ली है, एक है प्राकृतिक संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या। अब तीसरी हमारी जो संख्या है वो है पूर्णांक। तीसरी संख्या है पूर्णांक, सो कहते हैं अंग्रेजी में इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से। इंटीजर से किससे लिखते हैं? इंटीजर को जेड से। प्राकृतिक संख्याओं को n से, पूर्ण संख्याओं को w से, इंटीजर्स यानी पूर्णांकों को हम लिखते हैं जेड से। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यदि एक से संख्याएं शुरू होती है अनंत तक जा रही हैं तो उसे प्राकृतिक संख्या, यदि उसमें शून्य शामिल हो जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या। और अगर पूर्ण संख्याओं का एक समूह ले लें, देखिए हम यहाँ सबसे पहले एक समूह लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाटा चलती जाएंगी। ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। और अब ये कौन सा समूह हो गया? ये पूर्ण संख्याओं का समूह हो गया। और इसमें जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो है नेगेटिव नहीं होती हैं वो, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का अगर ऋणात्मक समूह ले लिया जाए, शामिल कर दिया जाए, देखिए प्राकृतिक संख्याएं हैं ये ऋणात्मक नहीं होती, लेकिन यदि इसमें हम ऋणात्मक संख्याओं का एक समूह शामिल करें और वो जो समूह है वो प्राकृतिक संख्याओं वाला समूह ही हो, तो अब जो नया हमें मिलेगा ये भी डाटा चल जाएगा, ये कहलाएगा पूर्णांक। पूर्णांक में 3 पार्ट होते हैं। एक होता है धनात्मक भाग, ये सब धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये होगा ऋणात्मक, और यहाँ से अब ये जो शून्य है तो शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसको शून्य पूर्णांक, शून्य लिख दीजिए सिर्फ। शून्य भी एक पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, शून्य भी एक पूर्णांक है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का ये जो समूह है किसका समूह है? पूर्ण संख्याओं का समूह है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि
प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक समूह को शामिल कर दिया जाए। प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है ऋणात्मक वाला पार्ट, इसमें निगेटिव चिन्ह लगाकर उसको शामिल कर दिया जाए तो जो प्राप्त होगा उसे क्या कहा जाएगा? पूर्णांक कहा जाएगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्ण अंक मतलब पूरा अंक, ये कम ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है कि 1.5 होगा तो दूसरी संख्या कही जाएगी, उसको परिमेय संख्या कहेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जो पूर्णांक होते हैं पूरे होते हैं, तो 1 होगा या तो फिर 2 होगा या तो फिर 3 होगा या -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक होता है, टूटा फूटा हुआ अंक नहीं होता है। 1.5 हो गया, 2 हो गया, 2.25 हो गया, 2 तो होता है। ठीक है, परिभाषा इसकी लिख लेते हैं ये क्या होगा। परिभाषा लिखेंगे पूर्ण संख्याओं के समूह, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं का समूह है यहाँ से आता है, यदि ऋणात्मक प्राकृतिक, हालांकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, लेकिन अगर हम इन संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगाएं तो जो संख्याएं बनेंगी उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। तो पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो उस समूह को पूर्णांक कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं और इसके समूह में हमने एक प्राकृतिक संख्याएं ही है, निगेटिव में है। प्राकृतिक निगेटिव नहीं होती, लेकिन हम यहाँ अगर निगेटिव चिन्ह लगा के उनको शामिल करें तो जो समूह आएगा उन्हें नया नाम दिया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा? पूर्णांक कहा जाएगा। हमारा जो चौथा टॉपिक है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है पहली प्रश्नावली के दृष्टिकोण से, लेकिन जब तक ऊपर की बातें हम जानेंगे नहीं तो पूर्णांक दूसरा अगला टॉपिक भी नहीं समझ पाएंगे। देखिए हमारा अगला टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। इनको रेशनल नंबर्स को हम लिखते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू है। रेशनल नंबर्स को लिखते हैं क्यू से। अब इनकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा ये है कि यदि कोई ऐसी संख्या है जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, पहले समझ लेते परिभाषा बाद में नोट करेंगे। जैसे कोई भी संख्या को अगर हम p बाई क्यू है, p बटा क्यू के रूप में हम लिख दें, यदि हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? p बटा क्यू के रूप में, और जहां q का मान 0 न हो, q का मान क्या हो? 0 न हो, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 न हो, हम ऐसी कोई संख्या लिखें जो p बटे q के रूप में हो और q का मान 0 न हो। p का मान 0 हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, q का मान 0 न हो, तो जो ऐसी संख्याएं होंगी उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्याएं। p बाई क्यू का कहने का मतलब हुआ जैसे कि मैं लिखूं 3/2, तो p की जगह कौन लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, और q की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, और q का मान 2 है, q का मान 0 नहीं है, तो ये जो संख्या है 3/2, इसको कहा जाएगा परिमेय संख्या। सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, सारी की सारी पूर्णांक संख्या, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। कैसे हैं?
जैसे मैं कह दूं क्या -4 एक परिमेय है? -4 पूर्णांक तो है ही, पूर्णांक तो है ही -4, लेकिन क्या ये परिमेय संख्या भी है? तो -4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, -4 बटे बच्चों ये तो मीट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो -4 बटा 1, तो यहाँ p की जगह पर -4 है और q की जगह पर 1 है। तो q की जगह पे 0 ना हो हमारा काम बन जाएगा, तो q की जगह पर 0 भी नहीं है, यानी कि जो 4 है -4 है उसे भी p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, -4 बटा 1, तो p बटा q के रूप में ये भी होगी, तो ये भी पूर्णांक होगी। अब 0 को देख लेते हैं, क्या 0 को भी, क्या 0 पूर्णांक है, ये धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, 0 पूर्णांक है, लेकिन क्या यह परिमेय है? जी बिल्कुल है, बटे इसको 1 लगा दीजिए, p का मान 0 और q का मान 1। q का मान अगर 0 होगा तो वो परिमेय नहीं रहेगी, q का मान अगर 0 होगा तो वो परिमेय नहीं रहेगी, लेकिन q का मान अगर 0 नहीं होता है, q का मान अगर 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है या 0 से छोटा होता है, माइनस में भी हो सकता है q का मान, जैसे कि मैं ऐसा लिख दूं 3 बटा -4, तो माइनस में भी आ गया, उससे कोई फर्क नहीं, 0 ना हो केवल बस, तो उसे कहा जाएगा परिमेय संख्या। इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, परिमेय संख्या की परिभाषा लिख लेते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश ऊपर वाला, अंश नीचे वाला है, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन हर 0 ना हो, लेकिन नीचे वाला 0 ना हो। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 ना हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे परिमेय संख्या कहा जाएगा। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1/2, 1/2 यह परिमेय संख्या है क्योंकि ये p बटे q के रूप में है, p का मान 1 है, q का मान 2। या 5 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, ये भी p बाई q के रूप में है, q 0 नहीं है, ये लिख सकते हैं। अगला उदाहरण है 3/4, -3/4, क्योंकि माइनस वाली संख्याएं भी परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, उसमें कोई दो बार चाहे, क्योंकि सारी की सारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो परिमेय में आती है। अभी आगे हमें प्रश्न मिल सकता है कि क्या सभी पूर्णांक, ये जो सभी पूर्णांक है, ये जो सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हो सकते हैं, सभी के सभी परिमेय पूर्णांक परिमेय हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 को हम परिमेय मान सकते हैं, 6/1 कर दीजिए, p बटे q के रूप में हो जाएगा, वो भी परिमेय कहलाएगा। 0/1 कर दीजिए, वो भी परिमेय कहलाएगा। -4/1 कर दीजिए, वो भी परिमेय कहलाएगा। तो सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, परंतु ये जो सभी परिमेय संख्याएं हैं, जितनी भी परिमेय संख्या होगी वो पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्णांक हमने पढ़ा है कि पूरा पूर्णांक होता है और परिमेय पूरा पूर्णांक नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो सारी परिमेय पूर्णांक नहीं है, परंतु सभी पूर्णांक हैं वो परिमेय हैं। अब हमने 4 बिंदुओं पर चर्चा कर ली है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या। अब हम प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। 1.1 के प्रश्नों को हम हल करते हैं।
तो कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसका पहला प्रश्नावली है। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? 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 शून्य हम लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं? पूर्ण संख्याओं से हम शून्य को पढ़ रहे हैं। ठीक, हमने पूर्ण संख्याओं को, अगर प्राकृतिक संख्याओं के सामने शून्य को शामिल करेंगे तो पूर्ण बन जाएंगे, और अगर पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक समूह शामिल करेंगे तो वो पूर्णांक बन जाएंगे। तो पूर्णांक जब हमने पढ़ा था तो हमने पूर्णांक में देखा था, देखिए 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर माइनस में चलेगा 0 2 -1 -2 -3 डॉट डॉट। अब पूछ रहा है ये इसको कि क्या ये परिमेय है? क्या शून्य एक परिमेय है? परिमेय की परिभाषा क्या होगी? परिमेय की परिभाषा है कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है और जहां कोई संख्या p/q के रूप में हो और q 0 ना हो, q 0 ना हो तो वो परिमेय कहलाएगी। शून्य को देखिए, शून्य को लिख सकते हैं 0/1। तो यहाँ p/q से इसकी तुलना जब करेंगे, p/q से इसकी तुलना करेंगे तो p की यहाँ पे 0 है, p का मान क्या आ गया 0 और q का मान क्या आ गया 1। हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि कोई संख्या p/q के रूप में हो, तो देखिए 0/1 p/q के रूप में हो गई, और कह रहा है q 0 ना हो, q का मान भाई 1 है, 0 कहाँ है, यानी कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसमें कारण से हमें उत्तर देना रहेगा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? कारण से हमको उत्तर देना है, तो लिख देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने शून्य को p/q के रूप में लिख दिया है और q 0 नहीं है, q 0 नहीं है, q का मान कहाँ दिया है, क्योंकि जब तो एक q का मान 0 नहीं, इसलिए शून्य परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 दो संख्याएं हैं, 3 और 4। दूसरा प्रश्न हम नोट करते हैं, बड़ा ही आसान प्रश्न है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने देखा कि 3 भी परिमेय है, 3 एक परिमेय है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगी। 4 भी परिमेय है और इनके बीच में हमें 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय निकालनी है, केवल और केवल 6। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्या जैसे 3 और 4 है, तो इसके बीच में केवल 6 ही परिमेय संख्याएं नहीं है, अनेक परिमेय संख्याएं, जितनी आप चाहो उतनी निकाल सकते हो।
ठीक है। 3 और 4 के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं हैं, जितनी आपकी इच्छा हो निकाल सकते हैं। अभी मैं तरीका बताता हूँ, इस तरीके से आप उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न जो कह रहा है सिर्फ में उतना ही करना है, ज़्यादा की जरूरत नहीं। ज़्यादा की जरूरत होगी तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप निकालते रहिए। देखिए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। ठीक, तो 3 को हम लिखेंगे, जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे कि मैं यहाँ देखिए हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6, तो 6 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7। अब हम क्या करेंगे, हमें एक नई संख्या प्राप्त हो गई है 7, तो हम क्या करेंगे 3 में हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से ही भाग करेंगे। गणित का एक नियम है कि यदि किसी संख्या में जिस संख्या से गुणा किया जाए और उसी से भाग किया जाए तो मान नहीं बदलेगा। जैसे कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, अगर हम 5 का गुणा 7 से कर दें और फिर 7 से भाग कर दें तो उत्तर क्या आएगा, 7 × 5 = 35 और बटा 7। इसको अगर हम फिर काटेंगे तो लास्ट में 5 ही तो आएगा। देखिए शुरू में 5 था, 5 को हमने लिख दिया 5 × 7/7 आया 35/7, तो 7 × 5 = 35। 5 शुरू में था, 5 लास्ट में। हमने गुणा किससे किया, 7 से, भाग किससे किया, 7 से। यानी किसी भी संख्या में जितने से गुणा किया जाए उतने से भाग किया जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता, वो उतनी की उतनी रहती है। हमारे केस में हमारे पास 3 है, ज्ञात हमें करनी है 6, तो 6 में हमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। अब हम 3 को कैसे लिखेंगे, देखिए 3 को हम ऐसे लिखेंगे 3 × 7 और भागे 7। ठीक, 3 को हमने 7 से गुणा किया और 7 से ही भाग किया, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने से गुणा करते हैं उतने से भाग करते हैं तो हमारा मान बदलेगा नहीं, वो उतना ही रहेगा। ये आ जाएगा 3 × 7 = 21/7। 4 के बारे में विचार कीजिए, 4 के बीच में भी हमें 6 ही ज्ञात करनी है, तो 6 + 1, 6 + 1 यानी कि 7। तो 4 को हम लिख सकते हैं 4 × 7 और बटे 7। अभी हो जाएगा 7 × 4 = 28/7। अब हमें 2 संख्याएं और अलग प्राप्त हुई हैं, एक प्राप्त हुई है 21/7, एक प्राप्त हुई है 28/7। लेकिन है क्या, 21/7 3 ही है और 28/7 4 ही है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, हर यहाँ दोनों का हर समान है, तो 21/7 और 28/7 के बीच की हमें संख्या लिख देनी है 6, बस बात हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन हो सकती हैं। देखिए 3 और 4 के बीच की लिखनी है, ये 3 ही तो लिखा, इसे नहीं लिखना है, ये 4 लिखा, इसे नहीं लिखना है, इसके और इसके बीच की लिखनी है। तो इसके बीच क्या आ जाएगा, 21/7 है तो अगला 22/7 हो जाएगा, फिर 23/7 हो जाएगा, फिर 24/7 हो जाएगा, फिर 25/7 हो जाएगा, फिर 26/7 हो जाएगा और फिर 27/7 हो जाएगा। 28/7 तो 4 है। तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। फिर से देख लीजिए एक बार, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए। देखिए 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो 6 में एक और हम जोड़ देंगे, 6 7, 7 से गुणा करेंगे, 7 से भाग करेंगे। हमने 3 में 7 से गुणा किया, 7 से भाग किया, जो आया उसको नोट कर लिया। ऐसे ही 4 में भी हमने 7 से गुणा किया, 7 से भाग किया, जो है उसको नोट कर लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का हर समान है, तो इनके और इनके बीच में क्या आ सकता है, तो 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25, और ये नहीं, ये 6 ही नहीं है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में तो अनंत हैं। आपको ज्ञात कितनी करनी है ये इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको 10 संख्याएं ज्ञात करनी होती, 3 और 4 के बीच की 10 संख्याएं ज्ञात करनी होती, तो हम 10, 1, 11, हम यहाँ 11 से गुणा करते, 11 से भाग करते, 11 से गुणा करते, 11 से भाग करते, जो आता उसके बीच की संख्या हम यहाँ
लिख देते, वो भी 3 और 4 के बीच में ही हैं, लेकिन हमें 6 ज्ञात करने थे। तो इसका आंसर प्रश्नावली में मिलाने का प्रयास मत कीजिएगा कि आंसर आ नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो बहुत सी संख्याएं हैं। अब हमने केवल 6 ही निकाली, कोई 10 निकाल लेता या 12 निकाल लेता तो वो भी तो उन्हीं के बीच की ही संख्याएं हैं, वो भी सही है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी जो हमने दूसरा प्रश्न हल किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फर्क ये है कि ये ऑलरेडी P/Q के रूप में लिखा हुआ है, वो P/Q के रूप में लिखा नहीं हुआ था, बस इतना ही फर्क है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए इसको हल करते हैं। हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। तो हम किससे गुणा और भाग करेंगे? 5 + 1 यानी 6 से। 3/5 ये लिखा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 3 गुणे किससे गुणा करेंगे? 5 + 1 यानी 6 से, और भाग किससे करेंगे? 6 से ही भाग करेंगे। ये हो जाएगा 6 × 18/30। इसको देखें 4/5, इसमें किससे गुणा करेंगे? 5 ज्ञात करना है तो 5 + 1 यानी 6 से। 4 × 6/5 × 6 ये आ जाएगा 24/30। हमें लिखना क्या था? 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परिमेय संख्या लिख देंगे। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन है? देखिए 18/30 नहीं लिखेंगे, 18/30 तो 3/5 ही है। 6 × 18 और 6 × 5 = 30। 18/30 तो 3/5 ही है। इसके बीच की, इसके और इसके बीच की, तो इसके और इसके बीच की 3/5 ही है, 4/5 ही है। तो इन दोनों के बीच की तो 18 के बाद क्या आएगा? 18 के बाद आएगा 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30। कितनी निकालनी है हमें? 5, 1 2 3 4 का और लिख देते हैं 23/30, 24/30। तो यहाँ ऑलरेडी है, उसकी हमें जरूरत है। संख्या ये इतनी है, ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा इस प्रश्नावली का चौथा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ हमने जो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पढ़ी है वही है। आइए हम अपने प्रश्नावली के सबसे चौथा और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हमारा चौथे सवाल में ये कह रहा है कि कारण सहित उत्तर बताइए। हमें पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है तो क्यों के उदाहरण देकर कारण से बताइए जाए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है कि नहीं होती। प्रत्येक प्राकृत संख्या, हमने शुरुआत में प्राकृतिक संख्या ही तो पढ़ा, प्राकृत संख्या ही तो पढ़ा। तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है, हमने पूर्ण भी पढ़ा है। सबसे पहले हमने प्राकृत पढ़ा था, इसके बाद पूर्ण पढ़ा था। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 डाटा, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 डाटा। अब ये बताइए प्रत्येक प्राकृत पूर्ण में है क्या? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण में है या नहीं? बिल्कुल है। आप सारी की सारी ढूंढ लीजिए, 1 को मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 7 उसमें भी है, 7 इसमें है। डाटा चलता हुआ जा रहा है अनंत तक, ये भी अनंत तक चलता जा रहा है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण में मिल जाएंगी, परंतु सारी की सारी पूर्ण प्राकृत में नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ अगर मैं कह दूं सारी की सारी
पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक है तो नहीं है, तो यहाँ 0 वहाँ 0 नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न तो कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत पूर्ण में मिल सकती है, तो इसका जवाब होगा सीधा सा हाँ। लिख दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि जो प्राकृत संख्याओं में है वही सब तो पूर्ण संख्याओं में है। पूर्ण संख्याओं में फर्क इतना है कि उसमें 0 उसमें 0 नहीं है। अगला देख लेते हैं, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या। अब कह रहा है पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लिखते हैं जेड से। इंटीजर्स में क्या फर्क होता है? ये सब माइनस में होते हैं, ये हो गया पूर्ण, हिंदी में लिख दो, नहीं भूल जाओ, पूर्ण, प्राकृत और पूर्णांक। ये देखिए प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण में मिलेगा, कहाँ से मिल जाएगा भाई? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? प्रत्येक पूर्णांक, हम 4 की बात कर ले तो 4 कहाँ है पूर्ण में? 4 है, -4 नहीं है, तो -4 तो पूर्णांकों में आता है, तो इसका जवाब होगा नहीं, ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक है, पहले देंगे नहीं, प्रत्येक पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है वो पूर्ण नहीं हो सकते। हाँ, सभी पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्ण जो है वो पूर्णांक हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा समूह आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये पूरा का पूरा वहाँ पूरा नहीं मिल पाएगा। यहाँ प्रत्येक शब्द आगे लगा होता है, तो प्रत्येक मतलब सभी की बात होगी, तो नहीं, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। चौथा और सबसे अंतिम कह रहा है, चौथे का तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण होती है। परिमेय कौन है? जिनके बटे में 1 लगा है, 2 लगा है, 3 लगा है, जो भिन्न के रूप में p बटा q के रूप में है, q 0 नहीं, क्या वो पूर्ण होगी? अभी कैसे पूर्ण होगी? पूर्ण ये देखिए, ये पूर्ण है, पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, ठीक। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो ऋणात्मक में भी हो सकती है, परंतु पूर्ण तो ऋणात्मक होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर ये लिखा हुआ है 3/2, तो ये p/q के रूप में है, तो ये परिमेय है, यानी कि ये q है, परिमेय संख्या 3/2 परिमेय है। लेकिन प्रत्येक परिमेय पूर्ण कैसे हो सकती है? ये पूर्ण संख्या कैसे हो सकती है? ये जो 3/2 है इसमें कहाँ मिल पाएगी? पूर्ण का मतलब पूरा पूरा होता है, उसी से पूर्णांक बने हैं। पूर्ण और पूर्णांक में फर्क होता है, पूरी पूरी ये भी होती है, पूरी पूरी ये भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती है, परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं हो सकती है। इसका उल्टा हो सकता है कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हो सकती है। ये जो सारी पूर्ण हैं वो परिमेय में मिल जाएंगे, इनको परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 0 को 0 बटा लिख दिया, 1 को 1 बटा लिख दिया, 2 को 2 बटा लिख दिया, 3 को 3 बटा लिख दिया। ये सारी की सारी p/q के रूप में लिखी जा सकती है, सभी पूर्ण परिमेय हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं हो सकती। इसको ऐसे समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक पूर्ण होंगे, सभी प्राकृतिक पूर्णांक होंगे, सभी प्राकृतिक परिमेय होंगे। इसका उल्टा, सभी परिमेय प्राकृत नहीं होंगे, सभी परिमेय पूर्ण नहीं होंगी, सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पार्ट में आपको जो भी नहीं समझ में आता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, पूछिए, आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ जरूर मिलेगा।
फिर मिलते हैं अगले प्रश्नावली के टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।